दोस्तों फिर से आपका ट्रेकी जीए चैनल पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य के बारे में। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। स्टार्ट करते हैं। विजयनगर विजयनगर की स्थापना हुई 1336 ईस्वी में। इसकी स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने। तो विजयनगर की स्थापना कब हुई है? मोहम्मद बिन तुगलक के समय दो राज्य अलग हो गए, यानी मोहम्मद बिन तुगलक के समय दो राज्य अलग हो गए। पहला था विजयनगर, ये नीचे वाला राज्य विजयनगर, इसके ऊपर था बहमनी। बहमनी बहमनी और विजयनगर ये दोनों अलग हो गए, जिसमें विजयनगर सबसे पहले अलग हुआ 1336 में, और उसके 11 साल बाद यानी 1347 ईस्वी में बहमनी ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। यानी मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो दो राज्य थे वो अलग हुए, उसमें से एक था विजयनगर, दूसरा था बहमनी। बहमनी को हसन गंगू ने अलग किया और विजयनगर को हरिहर और बुक्का, ये दोनों भाई थे, इन्होंने अलग किया। क्या हुआ, ये हरिहर और बुक्का काम्पिलीय राज्य में मंत्री थे दोनों। काम्पिलीय राज्य था एक, उसमें ये मंत्री थे। तो इस राज्य में बाउद्दीन गुरुसप आता है, जो मोहम्मद बिन तुगलक का दुश्मन था। तो बाउद्दीन गुरुसप को कंपली राज्य शरण देता है। ये बात तुगलक को अच्छी नहीं लगती, तो तुगलक क्या कर देता है, इस पर आक्रमण कर देता है। और जब आक्रमण कर देता है तो हरा देता है कंपली राज्य को, और हरिहर बुक्का जो इसके मंत्री थे इनको बंदी बना के ले जाता है दिल्ली। वहाँ इनको इस्लाम धर्म इनसे अपनाया जाता है हरिहर बुक्का द्वारा, और इनको दोबारा फिर साउथ में भेजता है कि जहाँ साउथ का जो शासन है तुम लोग करना। हरिहर और बुक्का को भेज देता है। तो हरिहर और बुक्का जब यहाँ वापस आते हैं तो ये फिर से हिंदू धर्म अपना लेते हैं। अपने गुरु के पास जाते हैं, विद्यारण्य। इनका गुरु था विद्यारण्य विद्यारण्य इनको दोबारा हिंदू धर्म की शिक्षा देता है, दीक्षा देता है, और ये दोबारा हिंदू बनते हैं और विजयनगर की स्थापना करते हैं 1336 ईस्वी में। इस तरीके से एक विजयनगर की स्थापना हुई। इसमें 4 राजवंश आते हैं। 4 राजवंश हैं। पहला है संगम वंश, दूसरा सुलू, तीसरा तुलु और चौथा है अराविडु वंश। संगम, सुलू, तुलु, अराविडु वंश। इनकी राजधानियाँ क्या कर रही हैं? शुरू में इनकी राजधानी हम्पी थी, फिर पेनुकोंडा हुई, चंदगिरी हुई। इस तरीके से आप विजयनगर की एक जो फॉर्मेशन है वो हुई। संगम वंश सबसे पहला वंश है संगम वंश। संगम वंश की जो फाउंडर थे वो हरिहर बुक्का थे। तो इसका राजा हरिहर प्रथम 1336 से लेकर 1356 तक, यानी 20 साल तक इसने शासन किया। हम्पी को राजधानी बनाया और इसे एक समुद्र का अधिपति कहा जाता है। एक समुद्र का अधिपति मतलब एक समुद्र का स्वामी। इसका इलाका शुरू में छोटा था, इलाका धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होता है। बुक्का प्रथम आता है 1356 से 1377, लगभग 21 साल। इसे 3 समुद्रों का अधिपति कहा जाता है। रायचूर दोआब को लेकर बहमनी और विजयनगर में संघर्ष शुरू हो गया। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि ये बहमनी साम्राज्य था, उसके नीचे विजयनगर, और इन दोनों के बीच में कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच में नदियों के बीच में कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में दोआब था, जो ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन थी, जहाँ पर हीरे वगैरह और जो खनिज पदार्थ का भंडारण था, उसको लेकर इन दोनों में संघर्ष हो गया, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य में। और बुक्का प्रथम के समय ये शुरू हुआ था। बुक्का प्रथम ने कौन कौन सी उपाधियाँ ली? वेद मार्ग प्रतिष्ठापक और वैदिक मग प्रवर्तक। ये इसने एक ग्रंथ की रचना की, वैदिक मग प्रवर्तक। वेद से इसे काफ़ी लगाव था, इसलिए इन दोनों चीज़ में देखेंगे आप उपाधि में वेद मार्ग, और जो इसने ग्रंथ लिखा वैदिक मग प्रवर्तक ग्रंथ। इसके बाद हरिहर द्वितीय 1377 से 1404, इसने उपाधि ली। सबसे पहले विजयनगर में उपाधि ली इसने महाराजा धीराज की और राज परमेश्वर की। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि महाराजा धीराज और राज परमेश्वर की उपाधि विजयनगर साम्राज्य में किसने ली? तो हरिहर द्वितीय ने। और इसके शासनकाल में
दो लेखक थे जिन्होंने सुदर्शन संग्रह लिखा माधवाचार्य ने और हरि विलास ग्रंथ लिखा श्रीनाथ ने। तो इसको कैसे याद करें? माधव माधव किसका नाम है? कृष्ण का नाम है। कृष्ण के पास क्या था? सुदर्शन, सुदर्शन चक्र। कृष्ण के पास क्या था? सुदर्शन चक्र। तो माधव से माधवाचार्य कृष्ण, और सुदर्शन से सुदर्शन संग्रह। हरिविलास ग्रंथ किसने लिखा? श्रीनाथ ने। ये दोनों राजकवि थे हरिहर द्वितीय के। उसके बाद आते हैं देवराय प्रथम। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया, बहुत सारे नहर भी बनवाए सिंचाई के लिए। और इटली का यात्री निकोलो कोंटी विजयनगर आया था। इनके शासनकाल में इटली का यात्री विजयनगर आया। दूसरा है फिर देवराय द्वितीय। इसे गजबेटकर कहा जाता है, यानी गजबेटकर का मतलब हाथियों का शिकारी। हाथियों का ये शिकार करने में काफ़ी माहिर था, इसलिए इसको उपाधि मिली हुई थी गजबेटकर। इसने एक महानाटक लिखा सुधानिधि। सुधानिधि इसने लिखा संस्कृत में। और वादरायण के ब्रह्मसूत्र पर टीका लिखी। टीका लिखी मतलब, टीका का मतलब होता है रनिंग कमेंट्री। इसने रनिंग कमेंट्री करी वादरायण के ब्रह्मसूत्र पर। तो ये बात आपको याद रखनी है कि इसमें संगम वंश में 4 से 5 इम्पोर्टेंट राजा हैं। हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, फिर हरिहर द्वितीय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय। ये 3 से 4 इसके इम्पोर्टेंट राजा हैं। इनके थोड़े बहुत जो काम हैं वो याद रखने हैं। सुलू वंश, सुलू वंश आया इसके बाद, संगम वंश के बाद। इसकी स्थापना किसने की? नरसिंह सुलूभ ने। नरसिंह सुलूभ ने इसकी स्थापना की। ये इनका शासनकाल काफ़ी छोटा रहा, केवल 20 साल के लिए, जैसा दिख रहा है आपको। और इमादी 1498 में बना था इसका राजा। इमादी के शासनकाल में ही कौन आया था 1498 में? वास्को डी गामा। ये याद रखना आपको कि वास्को डी गामा इसके शासनकाल में आया, इमादी के सुलू वंश के। तुलु वंश, इसके बाद तुलु वंश की स्थापना की वीर नरसिंह ने। इसने इमादी की हत्या कर दी। इमादी की जब हत्या कर दी उसके बाद तुलु वंश की स्थापना कर दी। इन दोनों में कॉमन क्या है? नरसिंह है, सुलू में भी और तुलु में भी। देखिए सुलू में नरसिंह सुलू, नाम के पीछे सुलू है, उसी के नाम पे सुलू वंश हो गया। नरसिंह इसमें कॉमन है, इसमें भी नरसिंह कॉमन है, तुलु। तो इन्होंने शासन किया 1509 तक। 1509 तक शासन किया, 1505 से 1509 तक वीर नरसिंह ने। फिर इनका छोटा भाई बनता है राजा कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय बहुत ही प्रतापी राजा था। विजयनगर का सबसे इम्पोर्टेंट राजा यही है, कृष्णदेवराय। इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद रखनी हैं। सबसे बुद्धिमान, सबसे महान शासक कृष्णदेवराय। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजु के बाबरी में इसका जिक्र भी किया है कृष्णदेवराय का, कि दक्षिण का एक महान राजा उसके समय था, क्योंकि इसका शासनकाल बाबर के समकालीन है। बाबर ने 1526 में पानीपत का युद्ध जीता था और 1530 तक था वो। 1530 में इसकी मृत्यु हो गई थी। तो इसी शासनकाल के दौरान दक्षिण में कौन था? कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय के पास उपाधियाँ कौन सी थी? आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह कहा जाता था इसको। और उपाधि थी यवन राज स्थापत्याचार्य, यवनों का स्थापना करने वाला। यवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि इनके पास थी, कृष्णदेवराय के पास। इन्होंने 2 पुस्तक लिखी, अमुक्त माल्यद तेलुगु में लिखी और जामवती कल्याणम संस्कृत में। जामवती कल्याणम संस्कृत में लिखी और अमुक्त माल्यद तेलुगु में। अमुक्त माल्यद में क्या है? एक पॉलिटिकल थॉट्स हैं इनके, राजनैतिक विचार हैं इस किताब में। किसके? कृष्णदेवराय के। और कृष्णदेवराय का जो शासनकाल था, इसको तमिल भाषा का गोल्डन पीरियड कहा जाता है, तमिल साहित्य का गोल्डन पीरियड। ये याद रखें आप। इनके दरबार में अष्टदिग्गज थे, 8 महत्वपूर्ण लोग थे इनके दरबार में, जिसमें 2 महत्वपूर्ण नाम हैं। अलसी पेडन्ना, अलसी पेडन्ना ने 2 किताब लिखी, हरि कथा और मनु चरित्र। ये याद रखें, अलसी पेडन्ना को तमिल साहित्य का पितामह कहा जाता है। तो अलसी पेडन्ना ने कौन सी 2 किताबें लिखी? हरि कथा और मनु चरित्र। और तेनालीराम में तो बहुत सारे एपिसोड वगैरह बन चुके हैं। इन्होंने क्या लिखी? पांडुरंग महामात्र की रचना की तेनालीराम, पांडुरंग महामात्र। तो अष्टदिग्गज
सभी 8 नाम याद करने ज़रूरी नहीं है, 2 इम्पोर्टेंट हैं, इनको याद रखें। अंतिम शासन जो तुलु वंश का था, सदाशिव था। 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ, राक्षसी तंगड़ी का युद्ध हुआ। इसमें अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर ने मिलकर हमला किया विजयनगर को और विजयनगर को हरा दिया और विजयनगर का अस्तित्व खत्म हो गया। बरार ने इस युद्ध में भाग नहीं लिया। तो इसको कैसे याद रखेंगे? इसको याद रखेंगे, ये मान लो ये नीचे वाला इलाका विजयनगर है, ये ऊपर वाला था बीजापुर, इसके साइड में गोलकुंडा, यहाँ ऊपर था बीदर और ये सारा ऊपर वाला अहमदनगर। तो आपको ये याद रखना है, अहमद जी ट्रिपल बी। जो बहमनी साम्राज्य था, जो शुरू में अलग हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक के समय, बहमनी और विजयनगर, तो बहमनी बाद में जाके 5 भागों में बट जाता है, ठीक है, और विजयनगर वैसे ही रहता है। तो बहमनी के जो 5 भाग थे, ए से अहमदनगर, जी से गोलकुंडा, बी से बीदर, बी से बरार और बी से बीजापुर, ठीक है। तो इसको याद रख लो, अहमद जी की 3 बीबियाँ, इस तरीके से याद करना, अहमद जी की 3 बीबियाँ, ए से अहमदनगर, जी से गोलकुंडा, बी से बीदर, बरार, बीजापुर, इस तरीके से याद कर लेंगे इसको। इसमें से 4 जो थे, इन चारों ने आक्रमण कर दिया था किस पे? विजयनगर पे। एक ने भाग नहीं लिया, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किसने तालीकोटा के युद्ध में भाग नहीं लिया था। तो बरार ने इस युद्ध में भाग नहीं लिया था, इसको याद रखें। ये ट्रिक मैंने आपको बता दी है, इस तरीके से याद रखना है। अराविडु वंश, उसके बाद अराविडु वंश आता है 1570 से 1649 के बीच। इसकी स्थापना तिरुमल ने की थी और इसने अपनी एक नई राजधानी बनाई। जो मान लो आक्रमण करने के बाद 1565 में तालीकोटा के युद्ध में जो इसका बड़ा क्षेत्र था वो लगभग ख़त्म हो चुका था, लूट लिया था इन चारों ने मिलके, और जो छोटा बहुत इलाका बचा था उसमें ही अराविडु वंश की स्थापना की तिरुमल ने और अपनी राजधानी किसको बनाया? पेनुकोंडा को अपनी राजधानी बनाया और जीवन यापन करने लगा। उसके बाद देखते हैं इनकी शासन व्यवस्था कैसी थी। विजयनगर की शासन व्यवस्था, तो सबसे ऊपर होता था राजा, राजा के बाद होता था प्रांतपति, प्रांत को जो देखता था प्रांतपति, उसके बाद कोट्टम, कोट्टम का मतलब जिला, नाडु, नाडु मतलब तहसील, तहसील, और शासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? उर, उर का मतलब गांव, गांव सबसे छोटी इकाई थी शासन की, उर। तो ये आपसे पूछ भी सकता है कि विजयनगर में सबसे छोटी इकाई शासन की क्या थी? तो वो थी उर, उर मतलब गांव। नाडु तहसील, कोट्टम जिला, प्रांत प्रांतपति और सबसे ऊपर राजा। वेतन कैसे देते थे? वेतन देते थे, नायंगर व्यवस्था थी, यानी कि जो भी सरकारी कर्मचारी थे उनको भूमि दी जाती थी, वेतन के बदले भूमि, नगद कैश नहीं दिया जाता था। और सैनिकों को जो भूमि मिलती थी उसको अमर भूमि कहते थे। अमर भूमि, जो सैनिक को भूमि दी जाती थी वेतन के बदले, उसे अमर भूमि कहते थे, और जो जिस सैनिक को ये मिलती थी उसको अमर नायक कहते थे। मंदिर को जो दान में भूमि दी जाती थी उसे देवभूमि, और कर जो लेते थे कृषि कर, ज़्यादातर विजयनगर का जो इलाका था वो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में था, उपजाऊ भूमि थी, तो कृषि के लिए, कृषि से इनका ज़्यादा सोर्स होता था इनकम का। तो कृषि कर जो लेता था उसे, जो अधिकारी, उसे आथवन बोलते थे। आथवन ये याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आथवन वो अधिकारी था जो कृषि कर वसूलता था। कर भूमि पर लगने वाला ये कर था जो, तो 4 तरह के कर लगते थे भूमि पर। सिंचित भूमि पर सबसे ज़्यादा टैक्स लगता था, सिंचित भूमि जिसमें हर साल बारिश होती थी, जो काफ़ी उपजाऊ भूमि थी। बागवानी भूमि पे उससे कम कर लगता था, जिसमें बागवानी होती थी, पेड़ पौधे वगैरह लगाए जाते थे। ऊसर भूमि पे 1 साल छोड़ के 1 साल खेती होती थी, इस पे उससे कम टैक्स लगता था। जंगली भूमि पर कोई टैक्स नहीं था, जंगली भूमि पर कोई टैक्स नहीं था, नो टैक्स। विजयनगर की भाषा क्या थी? तेलुगु भाषा थी। विजयनगर के कृष्णदेवराय के समय तेलुगु साहित्य अपने
तेलुगु साहित्य का गोल्डन पीरियड कहा जाता है। इनकी मुद्रा क्या थी? वरा या पगोड़ा। वरा मतलब इनकी मुद्रा पे सुअर, पिग पिग छपा रहता था। वरा इन जिसको सोने के सिक्के को क्या कहते थे? वरा या पगोड़ा। तो ये सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं विजयनगर के। इनकी प्रैक्टिस करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।